हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है लर्निंग विद स्मॉल स्टेप्स चैनल पर। तो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक क्लोज टेस्ट की सीरीज़, जिसमें मैं आपके साथ क्लोज टेस्ट सॉल्व करके आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जिन स्टूडेंट्स को अपने क्लोज टेस्ट को समझने में या सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, ये उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल प्रूफ होने वाला है। क्योंकि मैंने अक्सर सुना है कि बच्चे कहते हैं कि मैम सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो कॉम्प्रीहेंशन पार्ट में आती है ना, चाहे वो आपका क्लोज टेस्ट हो गया या वो पैसेज रीडिंग हो गया। ठीक है, पैसेज रीडिंग में फिर भी एक बार होता है कि हाँ ठीक है, आप रीड करके सम हाउ यू क्रैक योर आंसर। लेकिन क्लोज टेस्ट में आपको क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो कि हाँ कौन सा वर्ड मुझे चुनना चाहिए या कौन सा नहीं चुनना चाहिए। तो मैं उसी को थोड़ा सा आपके लिए आसान बनाने के लिए क्लोज टेस्ट लेकर के आई हूँ। तो प्लीज़ जिन भी स्टूडेंट्स को लगता है कि ये उनके लिए फ्रूटफुल है, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर लग रहा है कि हाँ भाई समझ में आ रहा है या किसी और स्टूडेंट के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है, तो प्लीज़ उसके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बिना समय को व्यर्थ किए हम शुरुआत करते हैं अपने क्लोज टेस्ट की। देखिए, जो ये क्लोज टेस्ट दिया गया है, इसमें आप देख रहे हो सबसे पहले लाइन लिखी है कि भाई द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। अब पढ़ते में लगेगा कि यार इसने ऐसा क्यों मेंशन किया है कि भाई चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, कि मतलब अच्छा, तो जैसे पापा बोलते हैं कि हाँ हाँ भाई तुम ही हाँ मेरे अब तो पिता बन गए हो। नहीं, ये एग्जैक्टली वैसा सेंस लेकर के नहीं आया है। इस क्लोज टेस्ट में कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे जो बचपन के आपके अपने ट्रेट्स होते हैं, आपकी जो अपनी प्रवृत्ति होती है, जिस तरीके से आप अपने आप को ढालते हो, वो कैसे आपको एक मैन की स्टेज तक लेके जाती हैं, किस तरह से आपकी जो पर्सनालिटी है उसको डेवलप करती है। ये उस भाव में है कि तो यानी कि जो मैन है ना, उसका फादर वो चाइल्ड ही है, यानी कि उसका जो बचपन है ना वही उसका फादर है। समझो, देखो आगे क्या कहता है। चाइल्डहुड इज ए डैश ऑफ वॉट वन इज गोइंग टू बी। अब चाइल्डहुड वो है जो, वॉट यानी जो, यहाँ पर वन इज गोइंग टू बी जो बनने वाला है, वन यानी कोई ह्यूमन बीइंग है ना। कब, वेन, जब वन डैश मेच्योरिटी। अब देखो क्या कह रहा है, यानी कि चाइल्डहुड वो है ना, जो कोई मनुष्य बनने वाला है। कब, जब वो मिच्योरिटी अर्थात मिच्योरिटी तक पहुंचता है। यहाँ पर सिर्फ भाव बता रहे हैं, अभी हमने किसी भी जो भी ऑप्शंस दिए गए उनके ऊपर डिस्कशन नहीं किया। अब देखो चाइल्डहुड क्या है ना, चाइल्डहुड क्या है जो आप बनने वाले हो, कॉन्ट्रैक्ट है, प्रॉमिस है, बॉन्ड है या प्लाइट है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट सौदा, क्या कोई भी बच्चा बचपन में अपने आप से सौदा करता है कि मैं बड़े होकर के ऐसा कुछ बनूंगा, ये मेरा सौदा है? नहीं। प्लाइट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई बुरी स्थिति। तो क्या हर किसी की बुरी स्थिति होती है बचपन? नहीं, ये भी एलिमिनेट हो गए। फिर बचता है प्रॉमिस और बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड होता है कनेक्शन। और कनेक्शन किसके साथ होता है, किसी ना किसी रिश्ते के साथ। पर यहाँ पर किसी रिश्तेदार की, किसी रिश्ते की बात नहीं की गई है। अब आता है प्रॉमिस। तो बच्चा बोलेगा तो मैडम खुद से मैंने वादा भी तो नहीं किया। यस एग्जैक्टली, आपने वादा नहीं किया, लेकिन प्रॉमिस हमेशा वादे का ही भाव नहीं रखता, प्रॉमिस इंडिकेशन का भी भाव रखता है। इंडिकेशन का मतलब होता है इशारा, है ना, इशारा। तो देखो यहाँ पर हम बोलेंगे कि भाई चाइल्डहुड इज ए प्रॉमिस, अर्थात चाइल्डहुड इज एन इंडिकेशन। इंडिकेशन मिलती है ना, इशारा मिलता है ना, मतलब बच्चा जैसी हरकत बचपन में करता है उससे आपको क्या मिलता है यार, इंडिकेशन मिलने लगता है कि अच्छा ये बड़ा होकर के ऐसा ही करेगा, तो ये वही वाला इंडिकेशन है ना। और वन इज गोइंग टू बी व्हेन वन डैश मेच्योरिटी, जब वो मेच्योरिटी को क्या करता है, अटेन करता है, जब वो मेच्योरिटी को सिक्योर करता है, जब वो मेच्योरिटी को स्कोर करता है या मेच्योरिटी को कंप्लीट करता है। तो देखो, कोई मार्क्स तो है नहीं आपके जो स्कोर करोगे, बोलते हैं ना हमने 95% स्कोर किए थे, है ना, मैंने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की, मैंने सेकंड पोजीशन सिक्योर की, तो ये दोनों तो यहीं एलिमिनेट हो गए। फिर आता है अटेन करना और एक होता है कंप्लीट करना। पूरा करने का भाव जब होता है जब मेच्योरिटी भी खत्म हो जाए। तो मतलब ये कहोगे कि चाइल्डहुड तो वो इशारा है उसका जो किसी इस व्यक्ति की मेच्योरिटी खत्म होने वाली है, पूरी होने वाली, नहीं नहीं नहीं, जब वो उस मेच्योरिटी को प्राप्त करता है। यहाँ पर अटेन को यूज करेंगे जिसका अर्थ होता है प्राप्त करना। अटेन को क्यों यूज करते हैं, अटेन एक ग्रेजुअली, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए अटेन वर्ड को यूज़ किया जाता है। तो मेच्योरिटी देखो एक स्टेप में किसी की आती भी नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
फिर कहता है द नेचुरल इंस्टिंक्ट्स ऑफ अ मैन। नेचुरल इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट का मतलब होता है गुण, यानी कि जो किसी भी व्यक्ति के जो नेचुरल गुण हैं, यानी कि प्राकृतिक जो उसको मिले हैं, इंस्टिंक्ट्स ऑफ अ मैन आर डैश इन हिज चाइल्डहुड। अब जो गुण है, वो जो गुण है वो क्या हो जाते हैं, बचपन में डिस्पोज हो जाते हैं, बचपन में डिटरमाइन हो जाते हैं, बचपन में कंट्रीब्यूट हो जाते हैं, या बचपन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति के जो गुण हैं वो बचपन में ही क्या हो जाते हैं, डिटरमाइन हो जाते हैं, यानी कि डिसाइड हो जाते हैं, अर्थात निर्धारित हो जाते हैं। क्यों? अच्छा, बच्चे का जो ये डिस्पोज, डिस्पोज का मतलब मैं आपको बता देती हूँ, डिस्पोज का मतलब होता है अरेंज करना। तो जो गुण है वो बचपन में अरेंज थोड़ी ना कर रहे हैं, है। और दूसरी बात ये है कि देखो कंट्रीब्यूट करना है, कंट्रीब्यूट कब करते हैं, जब हम, जैसे कि मेरे पास थोड़ा है, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तो मतलब सहयोग करने वाला भाव आ जाता है। तो ये जो गुण है ऑफ मैन आर कॉन्ट्रीब्यूटेड इन इज चाइल्डहुड, कोई और आकर के कॉन्ट्रीब्यूट थोड़ी ना कर रहा है, दे थोड़ी ना रहा है। और डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब होता है बांटना, तो ना ही उन गुणों को बांट रहा है। वो गुण, उसके व्यक्ति के जो गुण है वो बचपन में ही क्या हो रहे हैं, डिटरमाइन हो रहे हैं, निर्धारित हो रहे हैं कि वो उसमें कैसे गुण आएंगे। ठीक है, फिर देखो टाइम मॉडिफाइज देम। अब देखो ये इसने किसके लिए यूज किया है कि टाइम मॉडिफाइज करता है उनको, उनको किनको, जो ये इंस्टिंक्ट मेंशन किया है ना, उसकी बात कर रहा है कि जो ये गुण है ना समय के साथ बदलते तो हैं। टाइम मॉडिफाइज देम यानी उन इंस्टिंक्ट्स को टाइम मॉडिफाई तो करता है, लेकिन कैन नॉट डैश देम, लेकिन क्या नहीं कर सकता। आप दिए जितने भी शब्द है ना, मुझे कहीं ना कहीं उनको हटाने का भाव दे रहे हैं। देखो डिलीट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को आप हटा देते हो, खत्म कर देते हो, निकाल देते हो, डिलीट कर देते हो। फिनिश करना, खत्म करना। कैंसिल करना, कैंसिल खत्म नहीं होता, कैंसिल रद्द करने का भाव होता है। ठीक है, फिर आता है इफेस, इफेस भी वही रिमूव करने का भाव होता है। अब कहीं ना कहीं बच्चे के मन में डाउट है कि भाई फिनिश यूज करूँ, डिलीट यूज करूँ, कैंसिल यूज करूँ कि इफेस यूज करूँ। तो देखो फिनिश किस चीज को किया जाता है, देखो सिर्फ प्रैक्टिकल वे में समझो। फिनिश किस चीज को करते हैं, कोई काम को करते हैं, किसी चीज को करते हैं, उसको फिनिश कर दोगे कि भाई मैंने फिनिश कर लिया, खाना फिनिश कर लिया मैंने, काम फिनिश हो गया। डिलीट किसको करते हो, डिलीट फोटो को करते हो, डिलीट फाइल को करते हो, डिलीट किसी ना किसी मूवी को करते हो, यानी कि किसी ना किसी सिस्टम से किसी चीज को हटाना। तो भाई ये हमारा गुण जो है वो कोई सिस्टम में थोड़ी ना है, हमारी प्रवृत्ति के अंदर है, हमारी, है ना। तो डिलीट तो करोगे नहीं, ऐसे कभी ऐसे बोलते हो क्या कि मैंने तो भाई अच्छाई डिलीट कर दी है अपने अंदर से, नहीं। आप क्या बोलते हो, मैंने तो अब अच्छाई खत्म कर दी अपने से, बहुत अच्छा कर लिया मैंने, डिलीट नहीं करते। ठीक है, कैंसिल करना, रद्द करना, रद्द थोड़ी ना करोगे, रद्द तो किसी इवेंट को किया जाता है ना, मैंने कैंसिल कर दिया, किसी प्लान को किया जाता है, किसी प्रोग्राम को किया जाता है। तो देखो कोई हिंदी ज़्यादा नहीं सिखाऊंगी, बस सिर्फ बताते हुए, यूज़ बताते हुए बात करूंगी। इफेस का मतलब रिमूव होता है ना, या फिर डिसअपियर होता है। डिसअपियर का मतलब क्या होता है, गायब होना, है ना। और रिमूव का मतलब क्या होता है, हटना। तो जो ये गुण है ना आपके अंदर, ये टाइम उनको बदलता तो है, लेकिन आपके अंदर से पूर्ण रूप से खत्म नहीं करता। अब जब कोई मनुष्य अच्छा होता है ना, बचपन से यदि अच्छा होता है तो उसके अंदर अच्छाई व्याप्त तो रहती है, बट स्टेप बाय स्टेप जब वो बड़ा होता है तो क्या होता है कि समाज को देख के, सोसाइटी मतलब सोसाइटी को देख के, समय को देख करके बदलता ज़रूर है, पर अगर उसका दिल अच्छा है तो वो तब भी अच्छा ही रहता है। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि गुण बदल जरूर जाते हैं, समय के साथ चलते ज़रूर हो, लेकिन अपने अंदर से उनको ख़त्म नहीं करते हो। इसके लिए हम यूज़ करेंगे इफेस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है हिस्ट्री कंटेन्स न्यूमेरस एग्जाम्पल्स। हिस्ट्री कंटेन करती है यानी कि रखती है। कंटेन करना मतलब रखना, लिख लीजिएगा, है ना। न्यूमेरस का मतलब होता है मैनी, यानी कि कई। तो हिस्ट्री कंटेन्स न्यूमेरस एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण। तो हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे उदाहरण है, किसके, ऑफ प्रिपोजिशन से बता रहा है भाई, ग्रेट मैन के, यानी महान व्यक्तियों के। अब ये हु किसके लिए आया, इन व्यक्तियों के लिए आया। हु गेव यानी इन महान व्यक्तियों ने, जिन्होंने दिया, क्या दिया, डैश ऑफ देयर फ्यूचर, अपने फ्यूचर का, अपने फ्यूचर का क्या दिया, एस्टिमेशन दिया, सजेशन दिया, इंडिकेशन दिया, या फिर प्रिपरेशन दिया। तो आगे एक बार पढ़ लेते हैं। व्हेन दे वर चिल्ड्रन, जब वो खुद बच्चे थे। तो इन महान व्यक्तियों ने अपने बचपन में ही अपने फ्यूचर का क्या दिया होगा, एस्टिमेशन, अनुमान। एस्टिमेशन कब मांगते हैं, अरे यार ठीक है यार, मैं तुमसे जो जो माल मंगवा रहा हूँ उसका एस्टिमेशन तो दे दो, यानी कि उसका मुझे कहीं ना कहीं उसका छोटा मोटा मैं लगा सकूँ हिसाब की कितने तक का पड़ेगा, तो वो एस्टिमेशन दे दो। तो एस्टिमेशन थोड़ी ना दे रहा है भाई बचपन में ही। सजेशन, सलाह भी नहीं देगा। प्रिपरेशन, तैयारी थोड़ी ना देगा।
गेव वर्ड आ रहा है ना सबसे, देखो गेव प्रिपरेशन, प्रिपरेशन तो की जाती है, दी नहीं जाती है, सजेशन दिया जाता है, एस्टिमेशन दिया जाता है ना, तो प्रिपरेशन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, गैप के साथ सूटेबल नहीं है। फिर आता है इंडिकेशन। अब इंडिकेशन क्यों होगा वो समझ जाओ। अगर आपने देखा तो मैंने फर्स्ट एग्जांपल में क्या भरवाया था कि भाई चाइल्डहुड इज ए प्रॉमिस, और प्रॉमिस को मैंने क्या मान के चलाया था कि भाई प्रॉमिस इंडिकेशन का काम करता है। तो जब बचपन आपका इंडिकेशन है जो आप मेच्योरिटी अटेंड करने पर बनने वाले हो, उसी प्रकार से ये भी यही कह रहा है कि भाई बहुत सारे हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं उन महान व्यक्तियों के जिन्होंने क्या दिया था, इंडिकेशन दे दिया था। कब दिया था, जब वो बच्चे थे तभी दे दिया था, तो उन्होंने क्या किया होगा, इशारा ही दिया होगा। ठीक है, फिर आओ नेक्स्ट क्या कहता है, अ चाइल्ड्स माइंड इज डैश एंड फ्लेक्सिबल। अब चाइल्ड का जो माइंड है वो डैश और फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल क्या होता है, जिसको आप इजीली मोल्ड कर सको, यानी कि इसको आप इजीली चेंज कर सको, बदल सको, उसकी शेप को में बदलाव ला सको। तो अब देखो वर्ड कह रहा है कि सेंसिबल, एक कह रहा है इम्प्रेशनेबल, एक कह रहा है ऑब्स्टिनेट और एक कह रहा है रिजिड। ऑब्स्टिनेट और रिजिड अगर मैं दोनों को देखूँ तो ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है, स्टबन। ठीक है, रिजिड का मतलब भी क्या होता है, इनफ्लेक्सिबल, यानी जो बदले ना। तो अगर हम दोनों ही शब्दों को देखें तो क्या कह रहा है, जिद्दी का भाव रख रहा है ना। जो चीज बदल नहीं रही है वो जिद्दी है, जाहिर सी बात है, स्टबन है, वो अपने अंदर बदलाव ही नहीं ला रहा। तो दोनों दोनों सेंटेंस जो है, दोनों दोनों वर्ड जो है वो दोनों क्या लेकर के आ रहे हैं, सेम सा भाव लेकर के आ रहे हैं। पहले तो ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मैं देखूं तो फ्लेक्सिबल जहां मुझे ये बता रहा है कि भाई बच्चे का माइंड फ्लेक्सिबल है, तो मतलब ये हम भी जानते हैं कि बच्चे के माइंड को इजीली मोल्ड किया जा सकता है, जैसा आप सिखाओगे बच्चा वैसे ही रूप में ढलेगा। तो देखो ये कह रहा है सेंसिबल, तो बच्चा है तो सेंसिबल का मतलब क्या होता है, सेंसिबल का मतलब तो समझदार होता है। अगर बच्चे का माइंड ही समझदार है तो फिर वो बच्चा ही कैसे कहलाएगा, तो ये भी हो गया एलिमिनेट। अब बचता है इम्प्रेशनेबल। अच्छा, इम्प्रेशन का मतलब क्या होता है, प्रभाव, इम्प्रेस है ना, प्रभावित करना, उससे बना इम्प्रेशन, और उसी एबल के सफिक्स को मिला करके बना जिसके ऊपर प्रभाव डाला जा सके। इम्प्रेशन मतलब जिसके ऊपर प्रभाव डाला जा सके। तो बच्चे का माइंड कैसा होगा, इम्प्रेशनेबल होगा ना, कि बच्चे के माइंड पर इम्प्रेशन डाला जा सकता है। तो बच्चे का माइंड कैसा है, इम्प्रेशनेबल है और फ्लेक्सिबल है। ये वही एग्जाम्पल है जो हम अक्सर सुनते आए हैं कि भाई मटके का, गीली मिट्टी को तो आप शेप में डाल सकते हो, पर जब अगर वो मटके में बदल गई, सूख गई, तो आप उसकी शेप को नहीं चेंज कर सकते। सेम थिंग अप्लाइज ऑन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, कि जब बच्चा है तब तो आप उसको 10 चीज़ें सिखा सकते हो, बट वो जैसे ही परिपक्व हो जाता है, वो मिच्योर हो जाता है, तो उसकी अपनी मेंटालिटी खुद डेवलप हो जाती है, फिर आप उसको चाह करके भी इतना आसानी से मोल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, चलो नेक्स्ट कहता है द मोल्ड ही रिसीव्स। अब देखो जो बदलाव वो रिसीव करता है, कब करता है, बिफोर हिज क्ले डैश, अपनी क्ले के क्या होने से पहले, प्रीसिपिटेट्स होने से पहले, रिफाइन होने से पहले, कॉन्ट्रैक्ट्स होने से पहले, या हार्डन होने से पहले। मिट्टी के बहुत इजी वे में समझो कि बिकम हिज परमानेंट मार्क। अब मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिया अभी मटके वाला, है ना, तो उसी के रम से देखो कि द मोल्ड ही रिसीव्स, यानी जो बदलाव वो रिसीव करता है, कब रिसीव कर रहा है। अब देखो मिट्टी, क्ले मिट्टी है ना, तो जब उसकी मिट्टी क्या हो जाती है, उसकी मिट्टी के हार्ड होने से पहले, यानी कि पक्का होने से पहले, यानी जो बदलाव वो अपनी मिट्टी के पक्का होने से पहले रिसीव करता है वो ही उसका परमानेंट मार्क बन जाता है। देखो प्रीसिपिटेट्स की अगर हम बात करें तो प्रीसिपिटेट्स का मतलब क्या होता है, देखो आपने सुना होगा कि हम ना कई बार ऐसे अजम्पशन लगा, हमको पता होता है कि हाँ भाई कोई चीज़ है जो कि इन फ्यूचर घटने वाली है, तो हम वी ट्राई टू प्रिपेयर आवरसेल्फ, हम अपने आप को ना बड़ा तैयार करने की कोशिश करते हैं उन सब चीज़ों के लिए, तो हम क्या तैयारी में लगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमको पता है कि वो चीज़ उस समय पर होने वाली है, बट वो सडन हो जाती है ना, इसको बोलते हैं ब्रिंग ऑन। लिख भी लीजिएगा, इसको बोलते हैं ब्रिंग ऑन, यानी किसी चीज़ का घट जाना समय से पहले, किसी बात का घटना समय से पहले। ठीक है, उसी तरीके से पहले एग्जाम्पल में वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हमको नाउन की तरह यूज़ करना था, इसलिए वहाँ पे मैंने आपको उसको सौदे की तरह बताया था। लेकिन यहाँ पर देखो, आप देखो बिफोर हिज क्ले डैश, है ना, क्या कैसी, हार्डन्स, है ना, बिफोर हिज क्ले हार्डन्स, इससे पहले उसकी क्ले हार्डन हो जाती है, वर्ब के रूप में चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट्स जब वर्ब का रूप लेकर के आता है तो इसका अर्थ होता है कम होना या कम करना। टीवी आईटीवी दोनों है, जैसे कम होना कम करना के सेंस को भी समझ लो एक बार। कम होना कम करने का भाव ऐसे होता है जैसे किसी साइज में, किसी क्वांटिटी में कम ही करना,
या साइज में है तो स्मॉल करना, क्वांटिटी है तो उसको लेस करना, इसलिए कम होना और कम करना। रिफाइन का मतलब आप जानते हो, प्योर करना, सुना होगा ना रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल क्या, क्यों बोलते हैं रिफाइंड ऑयल है, रिफाइंड ऑयल है? रिफाइन का मतलब, रिफाइन एक प्रोसेस है ना किसी चीज़ को शुद्ध करने का, तो रिफाइन से नहीं, शुद्ध करना, प्योर करना, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि बिफोर हिज क्ले रिफाइंस, उसकी इससे पहले उसकी मिट्टी शुद्ध होती है, उससे पहले उसकी मिट्टी हार्ड हो जाती है। तो भाई उस मोल्ड जो वो रिसीव कर रहा है अपनी मिट्टी के हार्ड होने से पहले, वही उसका परमानेंट मार्क बन जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, द वैल्यू एंड स्टैंडर्ड। वैल्यू मतलब मूल्य, वैल्यू मतलब मूल्य सबको पता होगा। स्टैंडर्ड मतलब स्तर या मान भी बोल सकते हो, है ना। द वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डैश, किसका, उसके मैनिपुलेशन का वैल्यू और स्टैंडर्ड, उसके कंडक्ट का वैल्यू और स्टैंडर्ड, उसके एटीट्यूड का वैल्यू और स्टैंडर्ड, या उसके टैक्टिक्स का वैल्यू और स्टैंडर्ड। देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, वापस से आ जाते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। द वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ विच विल डिटरमाइन हिज लाइफ एज अ मैन डैश इन हिज चाइल्डहुड। तो जो ये वैल्यू एंड स्टैंडर्ड है वो उसके बचपन से ही कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो बचपन से कनेक्ट कर रहा है तो मैनिपुलेशन ले सकते हो क्या? मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है? मैनिपुलेशन का अर्थ होता है कि भाई जैसे आप किसी को, किसी चीज़ को दक्षता से चलाते हो, या माइंड गेम खेल करके हम कोई काम करते हैं, है ना। तो बचपन में कभी भी मैनिपुलेशन नहीं होता, बचपन में बच्चा मासूम होता है, ठीक है। टैक्टिक्स यानी कि तकनीक यानी कि तरीका, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई द वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ टैक्टिक्स विच विल डिटरमाइन। अब ये टैक्टिक थोड़ी ना डिटरमाइन करने वाली है, डिटरमाइन करना यानी कि वही डिसाइड करना या निर्धारित करना उसकी ज़िंदगी को एज अ मैन। तो ये किसी बच्चे की टैक्टिक्स उस एज अ मैन उसका डिटरमाइन नहीं करती हैं, है ना। और एटीट्यूड भी नहीं करता है, लेकिन कंडक्ट जरूर करता है। कंडक्ट क्या मतलब होता है? कंडक्ट होता है आचरण, ठीक है। तो द वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, यानी कंडक्ट की जो वैल्यू है और जो स्टैंडर्ड है, विच विल डिटरमाइन, जो डिटरमाइन करेंगी हिज लाइफ एज अ मैन डैश इन चाइल्डहुड। अब देखो वो चाइल्डहुड में डेवलप हो रही है, डेवलप कौन हो रही है? वैल्यू एंड स्टैंडर्ड किसका है? कंडक्ट का। डेवलप फिर से पूछ रहा हूँ, डेवलप क्या हो रहा है? वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, यानी कंडक्ट का वैल्यू और स्टैंडर्ड बचपन में ही डेवलप हो रहा है। तो अब देखो क्यों मैंने 2 बार पूछा, क्योंकि आपको यहाँ पर डाउट आएगा इसलिए मैंने पूछा। एक कह रहा है इज डेवलपिंग, डेवलप्स, आर डेवलप्ड और हैज डेवलप्ड। मैं मेरे सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करूंगी कि मेरा सब्जेक्ट कौन है। मेरा सब्जेक्ट कौन है? द वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स, है ना। तो देखूं तो मेरा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। इज डेवलपिंग हटा दो, प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है। डेवलप्स हटा दो, प्रेजेंट सिंपल में जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब को भी एस और ई से हो करके सिंगुलर बनना पड़ता है। हैज डेवलप वापस से सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। फिर आता है आर डेवलप्ड, है ना। तो किसको चूज करोगे सब्जेक्ट को देखते हुए? सब्जेक्ट को देखते हुए मैं डी ऑप्शन चूज करूंगी, ठीक है। तो द वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट विच विल डिटरमाइन हिज लाइफ। अभी तो कंडक्ट के बारे में बता रहा है उसने कि जो ये जो कंडक्ट है ना जो उसकी ज़िंदगी को निर्धारित करेंगे, है ना, विल डैश इन चाइल्डहुड। तो हम क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फोकस करते हुए मैंने मेरे उसको चुना, किसको चुना? अपने ऑप्शन को चुना। तो बेसिकली एक पॉइंट ये भी आया कि वो कैब के साथ साथ मेरा ग्रामर भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए कि मैं मेरे सब्जेक्ट को देख करके अपनी वर्ब को चुन सकूँ। यहाँ पर मेन खेल था वो इसी का ही था, वरना आप डाउट में आ जाते कि कंडक्ट को देख करके कंडक्ट विच विल डिटरमाइन हिज लाइफ एज अ मैन इज या हैज़, इसको करने की कोशिश करते हैं। बट अगर मैं फोकस करूँ तो मेरा सब्जेक्ट कौन है? द वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड, है ना। ये सब क्या हो रहे हैं? बचपन में ही डेवलप हो रहे हैं। कंडक्ट के जो वैल्यू और स्टैंडर्ड है ना वो बचपन में ही डेवलप हो रहे हैं। तो हम बात कंडक्ट की नहीं, उसके वैल्यू और स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट कह रहा है देयर मे बी सर्टेन डैश ऑफ कोर्स यानी बिल्कुल, है ना। क्या हो सकते हैं? एक्सेप्शंस हो सकते हैं, रिजेक्शंस हो सकते हैं, कंसेशन हो सकते हैं और एग्जेम्पशंस हो सकते हैं। अब थोड़ा सा डिसाइड करना मुश्किल हो पा रहा है कि भाई देयर में भी सर्टेन एग्जेम्पशंस लिखूँ, एक्सेप्शंस लिखूँ, एग्जेम्पशंस लिखूँ, कंसेशंस लिखूँ कि रिजेक्शन लिखूँ। तो मैं आगे बढ़ लेती हूँ। जब क्लोज टेस्ट में ध्यान रखो कि जब एक बार डाइसी हो जाओ ना, डाउट आ जाए कि नहीं समझ में आ रहा, तो आगे बढ़ो, आगे देखो, क्या पता आगे से सेंस मिल जाए। तो कहता है अ ब्राइट मॉर्निंग में एंड इन। तो जो ये ब्राइट सुबह है ना आपकी, वो शायद हो सकती है मे एंड इन किस में? स्टॉर्म। स्टॉर्म क्या होता है? तूफान। कि भाई सुबह उठे तब तो सुहावना था लेकिन शाम को तूफान आ गया। तो दोनों चीज़ें कैसे हो गई? कॉन्ट्रास्टिंग हो गई कि सुबह आपने अज्यूम नहीं कर पाए थे कि भाई शाम को तूफान आ जाएगा, लेकिन हुआ क्या? तूफान आ गया। तो उसी प्रकार से ये कह रहा है कि देयर में बी सर्टेन व्हाट, कुछ अपोजिट। तो अपोजिट का भाव कौन लेकर के आएगा? एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या होता है? अपवाद।
अभी इसने अपवाद ही क्यों कहा, पहले एक बार समझ लेते हैं। रिजेक्शन का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देते हो तो क्या मिला आपको, रिजेक्शन मिला, है ना, यानी कि आपको कहीं से हार मिली, यानी कि आपको कहीं से नकारा गया, ठीक है। कंसेशन और एग्जेम्पशन दोनों क्या होते हैं, कंसेशन वर्ड तो आप सबने सुना होगा, स्टूडेंट हो ना, फीस में कंसेशन मांगते ही मांगते हो, ठीक है। तो कंसेशंस क्या होता है, एक तरीके से क्या कहते हो, कंसेशन कहलाते हैं छूट, है ना, रियायत। और एग्जेम्पशंस भी क्या होते हैं, जैसे बैंक से मिल जाना, एग्जेम्पशन मिल गई है, समय मिल जाता है, छूट मिल जाती है, वो तो ये दोनों सेम सा भाव रखते हुए वर्ड आ गए हैं, तो जिन्हें हम चूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन कौन बन रहा है, एक्सेप्शन, कि भाई देयर मे बी सर्टेन एक्सेप्शंस। अब से एक्सेप्शन कहाँ क्यों, चलो ये समझ लेते हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि भाई बचपन में आपका माइंड मोल्ड हो रहा है और उसी प्रकार से आपकी प्रवृत्ति डेवलप हो रही है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, ये सब कुछ बताते बताते उसने एंड में डाल दिया कि लेकिन फिर भी कुछ अपवाद देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है कि भाई जो बचपन में पूजा कर रहा है वो बड़ा होकर के पुजारी ही बने, या बचपन में जिसको बहुत अच्छी अच्छी सीख दी जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है, बड़ा होकर के एग्जैक्टली वैसा बने। तो कहीं कहीं एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, यदि समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दीजिएगा, जितना आप लाइक करेंगे उतना ही आपके लिए भी वैल्यूएबल होगा और मेरे लिए भी वैल्यूएबल होगा, क्योंकि जितना आपका सपोर्ट मिलेगा उतना मैं ज़्यादा आपकी हेल्प करने के लिए और ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूँगी। और प्लीज़ अपना सजेशन भी कमेंट में डाल सकते हैं, अगर आपको किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आती है तो आप वो शेयर कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है, आपके डाउट्स भेजिए, तो प्लीज़ मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं बच्चों के डाउट्स वाले, वो मैं आज या कल में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, यूट्यूब पे अपडेट करूँगी। शायद तब आपको बिल्कुल लगेगा कि हाँ मैम हमारे डाउट सॉल्व करवाती हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रैक्टिस एंड योर प्रिपरेशन।